नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे बारिश का खेल जनजीवन हुआ फेल। उत्तर भारत में हो रही लगातार बारिश ने कई राज्यों में तबाही की स्थिति ला दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ के चलते जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश से काफी नुकसान हुआ। दोनों ही राज्यों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। स्थानीय सरकार ने उत्तराखंड के नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो फिलहाल कुछ दिन लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग राज्य के विभिन्न जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर रहा है, तो वहीं प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए सरकार के साथ ही उत्तराखंड भाजपा के नेता भी प्रभावितों की मदद करेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को आपदा से निपटने के लिए तैयार कर रहने के निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपदा के मद्देनजर सभी जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनका दौरा करें। वहीं राज्य में हो रही भारी बारिश की प्रधानमंत्री ने भी जानकारी ली है। पीएम मोदी ने राज्य को हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं सीएम धामी लगातार भारी बारिश से हुए नुकसान और राहत बचाव कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। इन सबके बीच विपक्षी दलों ने बरसात में हो रही भारी तबाही पर सरकार पर निशाना साधा है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। उत्तर भारत में हो रही लगातार बारिश ने कई राज्यों में तबाही की स्थिति ला दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ के चलते जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया है। दोनों ही राज्यों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। नामी सरकार ने उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों और हिमाचल प्रदेश में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। वहीं मौसम विभाग की माने तो फिलहाल कुछ दिन लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग राज्य के विभिन्न जिलों से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। जो हैवी रेन से गढ़वाल रीजन में भी मिलेगी और जो कुमाऊं रीजन है तो उसमें तो वेरी हैवी से वेरी हैवी रहेगी। भारी से बहुत भारी वर्षा रहेगी और साथ ही जो 4 डिस्ट्रिक्ट में बोले हैं, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर या इसी तरह जो है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है, तो इसमें हैवी से वेरी हैवी रेन जो है कल इनमें रहेंगी। वहीं प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए सरकार के साथ ही उत्तराखंड भाजपा के नेता भी प्रभावितों की मदद करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को आपदा से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के मद्देनजर सभी जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में प्रभावितों की मदद करें। इसी के तहत हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हरिद्वार में हुए नुकसान का जायजा लिया। वहीं राज्य में हो रही भारी बारिश की प्रधानमंत्री ने भी जानकारी ली है। पीएम मोदी ने राज्य को हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार भारी बारिश से हुए नुकसान और राहत बचाव कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। इन सबके बीच विपक्षी दलों ने बरसात में हो रही भारी तबाही पर सरकार पर भी निशाना साधा। प्रत्येक वर्ष जो मानसून के समय में और बरसात के समय में हमारे यहाँ पर अतिवृष्टि के कारण से बहुत सड़कें जाम हो जाती हैं, जल भराव हो जाता है, नदी नाले ये सब बरसाती नदियाँ सब अपने रास्ते बदल देते हैं। उसके कारण से जो नुकसान होता है, जन हानि होती है, अन्य प्रकार की फसलों की हानि होती है। ऐसे समय में सभी लोगों को जो है ठीक समय पर राहत मिल पाए, सहायता मिल पाए, उसके लिए हमारे सभी डिपार्टमेंट, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, आईटीबीपी के लोग हैं, राज्य सरकार का आपदा प्रबंधन है, जिला प्रशासन है, सब लोग आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर और जो अलर्ट है उस अलर्ट में लोगों को मैक्सिमम समय पर राहत मिले, ज़रूरत उनकी जो सहायता हो उसके लिए सभी को कहा है कि अलर्ट मोड में रहें। इसका कहर आया है खेतों पर, दुकानों पर, बहुत खराब स्थिति है और जिला प्रशासन
पूरी तरीके से मुस्तैद होकर के सभी विभागों के साथ जुटा हुआ है कि पहले जो पानी की निकासी कैसे हो। अभी हम लोगों ने जो हमारे जंगलों का जो जितने भी पशुओं का उत्तराखंड पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा समय से बरसात के कहर से जूझ रहा है। हर दिन जगह जगह से दुर्घटनाओं की, लोगों के मरने की, गाड़ियों के एक्सीडेंट की, जल भराव की और लैंडस्लाइड की सूचनाएं आ रही हैं। चार धाम यात्रा बंद पड़ी हुई है और ऐसे में जब हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड की चिंता करने के बजाय उत्तराखंड के उन पर्वतीय क्षेत्र के उन स्थानों पर जाने के बजाय जहां पर दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, हिमाचल के मुख्यमंत्री को हिमाचल की आपदा पर मदद का आश्वासन देते हैं, तो वो ये संदेश देने का काम करते हैं कि उत्तराखंड के अंदर सब कुछ ठीक है, जबकि उत्तराखंड इस बरसात में भारी संकट से गुजर रहा है और उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र में जो आफत है उसको तवज्जो देने के बजाय मुख्यमंत्री जी जब देहरादून के आईएसपीटी के जल भराव की चिंता करते हैं तो लगता है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में भारी बारिश ने काफी तबाही मचाई है। एक तरफ जहां पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग और भूस्खलन ने आवाजाही ठप कर दी है, तो दूसरी तरफ राज्य में चल रही चार धाम यात्रा और कांवड़ यात्रा के साथ ही प्रभावितों तक मदद पहुंचाना सरकार के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। सवाल ये है कि राज्य इस जल प्रलय से कैसे निपटेगा। आखिर सरकार कांवड़ यात्रा और चार धाम यात्रा के बीच कैसे प्रभावितों तक मदद पहुंचाएगी? क्या आपदा की इस घड़ी में सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर प्रभावितों तक मदद नहीं पहुंचा सकते? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश ने कहीं न कहीं लोगों का जो जीवन है उसे अस्त व्यस्त कर दिया है। लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा प्रभावितों के साथ संपर्क में है। एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं ताकि किसी को भी अगर कोई समस्या है तो वो कॉल कर सकता है। और ये हेल्पलाइन नंबर पर जितने भी अधिकारी हैं वो उस समय उपलब्ध भी हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। लोगों को समस्या से बचवाने के लिए भी लोग जो है वो भी निकल कर सामने आ रहे हैं ताकि इस तरीके से लोगों का जो जीवन खतरे में पड़ा है उससे उनको कुछ सहूलियत मिल सके। विपक्ष लेकिन सरकार पर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में बड़ी बात यह है कि क्या विपक्ष एकजुटता दिखाकर मदद नहीं कर सकता? क्या सरकार के भरोसे ही रहना ज़रूरी है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि आलोचनाएं करना विपक्ष का काम है, ठीक है, लेकिन जब इस तरीके की आपदाएं आती हैं तो मुझे लगता है एकजुटता का संदेश देना ही बेहतर होता है ताकि जीवन जो है वो लोगों का बचाया जा सके। जीवन से बड़ी राजनीति नहीं हो सकती। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सत्यवीर चौहान जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, विपिन खन्ना जी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, अनिल थपलियाल जी, वरिष्ठ यूकेडी नेता, और दीपक राय जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में सत्यवीर चौहान जी आपसे करना चाहूंगी, आपदा से निपटने के लिए सरकार की क्या कुछ तैयारी है? कम शब्दों में चाहूंगी कि मैं जरा दर्शकों को बताएं। यशी जी, मैं आपको जिस प्रकार से उत्तराखंड में इसमें बरसात का सीजन पूरे भारत में आया है, उत्तराखंड की अगर आप भौगोलिक स्थिति देखें तो लगभग यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र अधिकाधिक स्थिति में है और कई नदियों का यहाँ से जिस प्रकार से गाढ़ गदेरों का उफान बरसात में होता है। और इस बार जिस प्रकार से बरसात हो रही है, लगातार बरसात पिछले 3-4 दिनों से लगातार बरसात हो रही है और उत्तराखंड और हिमाचल की भौगोलिक स्थिति लगभग जैसी है और हमारी सीमाएं भी एक दूसरे से लगती हुई है। हमारे यहाँ इस प्रकार का जिस प्रकार से काफी मात्रा में हिमाचल में नुकसान हुआ है, हमारे यहाँ उस प्रकार की भी इतनी विकट स्थिति नहीं है। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से ही इसके लिए पूरे शासन प्रशासन तंत्र को चुस्त दुरुस्त किया है। उन्होंने खास करके जिस प्रकार से 4 हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं और एसडीआरएफ लगातार काम कर रही है। जो बॉर्डर क्षेत्रों में हमारे आईटीबीपी के जवान हैं वो भी लगातार इस स्थिति को निपटने के लिए लगातार तैयार है और स्थानीय पुलिस या वहां का जो स्थानीय प्रशासन है वो लगातार काम कर रहा है। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से ही अलर्ट रहे हैं तो काफी कुछ ऐसी घटनाएं होने से बची है जिससे कि लोगों तक मैसेज एक पॉजिटिव मैसेज गया है कि किस प्रकार से। और इस बीच में छुट्टियां भी स्कूलों की छुट्टियां भी करी गई, 2-3 दिन की छुट्टियां करी गई, चाहे आंगनबाड़ी हो चाहे आपके
शासकीय स्कूलों, अशासकीय स्कूलों, उन सबको भी बंद किया गया। तो मैं यशी जी कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम लगातार निचले स्तर पर बैठ के काम कर रही है। और खासकर मैं एक चीज बताना चाहता हूं यशी जी, जब उत्तराखंड में जल स्तर बढ़ता है कहीं ना कहीं पठारी क्षेत्र में, चाहे अन्य राज्य हो, चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे आपका दिल्ली, जो लगते हुए राज्य है, उनको भी इसका सामना करना पड़ता है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए हम दूसरे राज्यों से भी सामंजस्य बनाए हुए हैं और लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं कहाँ पर किस प्रकार की स्थिति हो रही है। बाकी जो घटनाएं हो, बड़ी दुखद घटनाएं है, जो चाहे वो, और माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार अपने सोशल मीडिया से भी और मीडिया से भी ये एक जागरूकता के नाते संदेश भेजा है कि अधिक से अभी जिस प्रकार से लोग जो यात्रा करना चाहते हैं वो मौसम की स्थिति को जान के और यात्रा करने से बचे इस समय जिस प्रकार की स्थितियां अभी उत्पन्न हो रही है। और मैं मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने भी इसमें बड़ा अच्छा रोल अदा किया है कि वो भी जो सरकार के द्वारा जो सूचनाएं आ रही है, चाहे वो कहीं से सूचनाएं आ रही है, उन सूचनाओं को अन्य राज्यों तक या अपने मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का काम कर रही है। और यशी जी, दूसरा हिमाचल के प्रति ऐसा है कि हमारी जो खासकर जो हमारी नदियां हैं, जो हमारी टोंस नदी है, क्योंकि जो उसकी बसावट है उसके उस पार हिमाचल है, इस पार आप देखेंगे तो उत्तराखंड की सीमा लगती है। कल एक दुखद घटना भी सामने आई है, जिस प्रकार से कि एक यूटिलिटी में जिस प्रकार से एक टमाटर लेके आ रही थी, उसमें जिस प्रकार से ऊपर से आके पत्थर गिरता है, उसमें 3 लोगों की दुखद घटना घटती है। और ये एक और विषय ये भी है कि जिस प्रकार से अभी जो सब्जियां वगैरह जो सप्लाई हो रही है, उन सब सप्लाई चैन ना रुके, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार फोकस किए हुए कि किसानों की सब्जियां लगातार मंडी तक सत्यवीर जी, पहुंचे। मैं वापस आती हूँ, फिर उस पर चर्चा करते हैं। विपिन खन्ना जी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए यशी जी, अब हमारे मित्र जो हैं सत्यवीर जी, इन्होंने तो मुख्यमंत्री जी को स्पाइडरमैन बता ही दिया है कि उनके फील्ड में निकलने के बाद बहुत घटनाएं जो हैं उत्तराखंड में रुकी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये भूल गए हैं कि शायद 20 से 22 लोग अपनी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं उत्तराखंड में, जो ये बारिश है इसकी वजह से। उनके मवेशी, उनके खेत, उनके खलियान, उनके घर, यहाँ तक कि उनके वाहन भी लगभग मैं समझता हूँ कि काफी नुकसान में है। और माननीय मुख्यमंत्री जी केवल आईएसबीटी का दौरा कर रहे हैं, और इनके जो मंत्रीगण हैं, मुझे तो अब तक ये लगा नहीं है कि कोई इनका ऐसा मंत्री हो जो कहीं गढ़वाल का या पहाड़ का दौरा करते हुए नजर आया। देखिए, अभी हमारे मित्र ने बताया कि भौगोलिक स्थिति, ठीक है, भौगोलिक स्थिति हमारे उत्तराखंड की भिन्न है, लेकिन देहरादून की भौगोलिक स्थिति को तो हम कह सकते हैं कि भिन्न नहीं है। ये तो जो देश में अन्य शहर हैं उन्हीं के मुताबिक ही देहरादून की भौगोलिक स्थिति भी है। लेकिन देहरादून का जो हाल हो रखा है इस टाइम, तो नगर निगम के पास, ये देखिए, आप कह रहे हैं हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं, लेकिन उनकी मदद करने के लिए जो नगर निगम के पास 100 वार्डों पे कर्मचारी हैं, उनकी गिनती यशी जी 21 है। आज की अखबार में आप पढ़ सकते हैं कि उनकी जो गिनती है वो कर्मचारियों की 21 है। तो 100 वार्डों के अंदर 21 कर्मचारी जो मदद के लिए जा रहे हैं लोगों की, वो किसकी मदद कर पाएंगे? रात को जब लोग सोते हैं और सुबह उठते हैं तो उनके घर का सामान तैर रहा होता है, और जब वो हेल्पलाइन पे फोन करते हैं तो मुझे लगता है 2 से 3 दिन में टीम पहुंच गई, तो बहुत बड़ी गनीमत है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को अपने प्रदेश को देखना चाहिए, ना कि पड़ोसी राज्य को आश्वासन देना चाहिए मदद का। पहले अपने प्रदेश के लोगों की वो मदद करे, अपने मंत्रिमंडल में ये कहें कि भाई जाओ गढ़वाल के दौरे पे जाओ, कोई समस्या लोगों को हो तो उसका समाधान करो। लेकिन मुझे लगता है कि एक लाचार मुख्यमंत्री की कोई मंत्री सुनने को तैयार नहीं है, कोई अधिकारी कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है, और जनता की जो समस्याएं हैं उनका हल तो मुझे लगता नहीं कि इनके पास है। ये तो केवल देहरादून और आईएसबीटी का दौरा कर रहे हैं, पहाड़ की चिंता इनको नहीं। चलिए, हमारे साथ राजेश रस्तोगी जी भी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। राजेश जी, स्वागत है आपका। और अनिल थपलिया जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पर? धन्यवाद यशी जी, आपने मुझे आमंत्रित किया डिबेट्स के लिए। मैं अभी अपने प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनसे सुन रहा था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, हमारे पास ये संसाधन है,
ये एक समझ में नहीं आता है कि प्रदेश में वर्तमान सरकार 2 बार प्रचंड बहुमत लेके आ चुकी है। क्या इनको पिछले साल 5 साल 3 साल 2 साल जो बीते इनको पता नहीं था कि हमारे पास ये बहुत बड़ी चुनौती है? इनके पास 3 चुनौतियां इतनी बड़ी हैं, एक आपदा, एक पलायन और एक बेरोजगारी। इन तीनों में से भी किसी में ये सफल नहीं है, विफल है, विफल सरकार है। अभी आपदा के लिए इन्होंने अपने क्या स्टंट ऐसे तैयार किए हैं, जबकि इनको पता था कि जून 15 के बाद उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पे जून में प्रथम सप्ताह से ही बरसात होनी शुरू हो जाती है और पहाड़ी क्षेत्र है। भौगोलिक स्थिति की जहां ये बात करते हैं तो इतनी खत्म भौगोलिक स्थिति भी नहीं है। और इतने यदि अगर आप इतना प्रचंड बहुमत लेके सरकार बनाने में सक्षम रहे हैं तो आपने केंद्र सरकार से इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कुछ ना कुछ संसाधन तो जोड़े होंगे। आपके पास कुछ एक्शन प्लान होंगे कि आपदा आएगी तो लैंडस्लाइड होगा, या 4 धाम यात्रा में किस प्रकार की तैयारियां हैं। अभी आप 4 धाम यात्रा ले लो, 4 धाम यात्रा की बुरे हाल हो रखे हैं, लोग कई रोड ब्लॉक हैं, बद्रीनाथ धाम रोड टूटी हुई है, केदारनाथ धाम रोड टूटी हुई है। भाजपा सरकार केवल चुनाव मुद्दों पे बात करती है और जो जुमले ये लेके जाती हैं चुनाव के दौरान उस पे चर्चा होती है, बाकी जनता की किसी भी समस्या पे इनका चर्चा नहीं होती है। दूसरी बात मैं दूसरा कर, एक चुनौती तो ये बहुत बड़ी है अभी जो वर्तमान है, दूसरी इनके पास बेरोजगारी की इतनी बड़ी चुनौती है, इतनी बड़ी चुनौती कि दूसरी बार सरकार बनाने में सक्षम रहे। आज भी वर्तमान में जो बेरोजगार दर है वो 5.3% है, अन्य राज्यों से अधिक है। अन्य 11 राज्यों से, देश के 11 राज्यों में सबसे अधिक यहाँ पे है। ये सबसे बड़ी चुनौती है इनके सामने, इसके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। जबकि इनके संकल्प पत्र में था, जब ये चुनाव के दौरान इन्होंने अपना एक संकल्प पत्र दिया था विकास का कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम बेरोजगारी को कम करेंगे, हम आपदा प्रबंधन को लेकर के नई नई टेक्नोलॉजी के वो करेंगे, फिर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करेंगे। अनिल जी, मुद्दा एक क्या बात, है? तीसरी मैडम तीसरी बात, तीसरा जो इनके पास मुद्दा है, अगर मैं कहूं पलायन नहीं होगा। मेरे पास, मैं खुद पलायन हूं, मेरे पास जब वहां पे मूलभूत सुविधाएं नहीं होगी, मैं फंस गया वहां पे, आपदा आ गई, मेरे पास गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, मैं कहां जाऊंगा, मेरे पास रोजगार नहीं। अरे भाई, भौगोलिक स्थिति विषम है, लेकिन बड़े उद्योग नहीं लग सकते हैं तो छोटे छोटे उद्योग तो लगा सकते हैं महाराज, कि केवल अपना विकास करोगे और अपना मंत्रियों का विकास करोगे। अनिल जी, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि ये जो अभी कह रहे हैं कि आपदा को लेकर इन्होंने किसी भी प्रकार हॉटलाइन बनाने से नहीं होता है, अपने कॉल सेंटर बनाने से नहीं होता है। आप ये बताइए संसाधन क्या है? अभी अगर सिरों पकड़ एक जगह है, धारी देवी उसके बीच में करीबन 6 घंटे हो गए हैं लोगों को फंसे हुए, वहां पे क्या गई? पुलिस वाले आते हैं, 2-4 बेलचे वाले, 2-4 डोजर आते हैं, कोई सुविधा नहीं है, ना वहां पे एम्बुलेंस है, ना वहां पे कोई ट्रांसपोर्ट का कोई ऐसी सुविधा इनके पास जो यात्री को इधर से उधर किया जाए या स्थानीय लोगों को कोई सुविधा दी जाए। अभी बद्रीनाथ में जो बद्रीनाथ धाम जोशीमठ में फंसे हुए यात्री हैं, उनका क्या? इनके पास उसको रोकने के लिए आपदा प्रबंधन क्या कोई भी संसाधन है? कोई ठोस प्लान नहीं है, ना एक्शन है। एक केवल बातें, टीवी पे बातें, और समझाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, और इतना अच्छी तरह फिल्टर कर देते हैं ब्रेन को कि बहुत अच्छी तरह से। अनिल जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। दीपक राय जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विपक्ष कह रहा है इनके पास संसाधन नहीं है, सिर्फ बातें हैं, और सत्यवीर जी ने बहुत सारी बातें बताई कि भाई धामी जी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, साथ ही साथ मंत्रियों को निर्देश दिए गए कि जहाँ जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हैं वहाँ पर जाएं और राहत में सहयोग करें। क्या कहना चाहते हैं इस पर? निर्देश के बाद कितने मंत्री ऐसे हैं जो दौरा करके गए? अभी रुकिए अनिल जी रुकिए जरा, मैं प्रतिक्रियाओं के बाद आपको पूरा मौका दूंगी। दीपक राय जी, देखिए यशी जी, आज जो उत्तराखंड में बाढ़ की स्थिति है वो बहुत ही गंभीर है। अब थोड़ी देर के लिए हम 5 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम ये सोच लें कि हमारे घर में लाइट नहीं है, खाने को नहीं है, रोड से हम एकदम कनेक्शन खत्म हो चुका है, तो उस हमारी स्थिति जो है उस पर ज्यादा टिप्पणी करनी चाहिए 5 लोगों को। लेकिन हमने क्या किया? बेरोजगारी नहीं है, हमने हेल्पलाइन नंबर जोड़े हैं, सब कुछ किए हैं। तो सवाल उस आदमी से जाइए, पूछिए जहाँ पे एकदम अंधेरा है, खाने को कुछ नहीं है, चारों तरफ पानी है, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी क्या मिलनी चाहिए? खाने को
कुछ खाने को मिले, जो सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं हैं वो दी जाए। तो आज हम, ठीक है, आपने अभी बीजेपी के बहुतायत बोला, हमने लाइन हेल्पलाइन खोली है, हमारे मिनिस्टर्स जो जा रहे हैं, सही बात है। देखिए, आप थोड़ा सा संवेदनहीन बनने की कोशिश जो है आज हमें सभी करना। हम केवल राजनीतिक लोगों से बात नहीं करते, चाहे हम मीडिया के हों, चाहे सिस्टम में हो, चाहे सरकार में हो, चाहे विपक्ष में हो, तो हमारी प्रायोरिटी है कि हम लोगों तक कैसे पहुंचे, उनकी अभी की समस्याएं जो है उनको हम कैसे दूर करें। उनके पास खाने को नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सबसे बड़ी चीज फोकस जो है हमारा उस पर होना चाहिए। अभी इमीडिएट जो समस्या है उस पर जरूर है, उस पर हम कोशिश करें समाधान ढूंढने की, ताकि बाद में हम बैठ लेंगे, देख लेंगे भौगोलिक स्थिति क्या है और क्या क्या वहाँ की प्रॉब्लम, उस बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी भयावह स्थिति जहाँ पे 22 लोग 23 लोग मर जाते हैं, जहाँ पे काउंटिंग हो रही है, जहाँ दिख रहे हैं कितने लोग ऐसे उनका नंबर ही नहीं होगा। पहाड़ों में तो ऊपर से गिर के नीचे आ गए, उनका नंबर आप कैसे काउंट करेंगे? तो सबसे बड़ी गवर्नमेंट की भी सबसे प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, हम कैसे लोगों के पास पहुंचे, उनकी समस्याओं का तुरंत जो है निराकरण करें। सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। उसके बाद आगे जो है पीछे देख लीजिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि आप सेना की मदद लीजिए, सब कुछ दीजिए, सब लोगों को जो है वहां से निकालने की कोशिश कीजिए, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी। जी ठीक है। सत्यवीर जी, देखिए यहाँ पर आपको बताया अनिल थपलियाल जी, विपिन खन्ना जी इस बात को कह रहे थे कि प्रायोरिटी यही है कि ऐसे लोगों की मदद की जानी चाहिए। आपके मंत्री कितना पहुंचे हैं पहाड़ों पर, जैसे कि अभी विपिन जी सवाल उठा रहे थे, पहला सवाल। दूसरा ये कि अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कर्मचारी आपने हेल्पलाइन नंबर में कितने लगा रखे हैं? विपिन खन्ना जी कह रहे हैं 21 कर्मचारी हैं। अब 21 कर्मचारी किसको बचाएंगे? यशी जी, पहले तो मैं एक लाइन में अनिल जी का और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का जवाब दे देता हूं, बड़े सम्मान के साथ। इनको मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा कोई भी मंत्री जाएगा, पहले इनको रिपोर्ट करेंगे, तब जाएंगे। जैसे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में जिस प्रकार से झीलों का शहर बना रहे हैं, उसी प्रकार से इनको हम रिपोर्ट करेंगे। और दूसरा, इतना ही इनके लिए काफी है, क्योंकि इनके शासन और प्रशासन को हमने देखा है किस प्रकार से काम लेते हैं। यशी जी, मैं बड़े संवेदनशील तरीके से कहना चाहता हूँ, सत्तारूढ़ व्यक्ति होने के नाते। यशी जी, हेल्पलाइन नंबर का मतलब ये होता है, अगर ये लोग थोड़ा सा अपना बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएं, कि हेल्पलाइन नंबर का मतलब यही होता है कि अगर इस प्रकार की कोई अव्यवस्था उत्पन्न हो जाए, किसी के यहाँ खाने की कमी से गुजरे, या किसी के बीमार कोई व्यक्ति हो जाए, या रास्ते में किसी प्रकार की घटना या किसी समस्या से वो जूझ रहा हो, उसी के लिए तो हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है। हेल्पलाइन नंबर का यूज भी वही लोग करते हैं जिनको इन सब चीजों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यशी जी, दूसरा ही कहना चाहता हूं, उत्तराखंड अगर ये प्रदेश अगर जाना भी जाता है, ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाता है, जब इतना सारा नदियों में जिस प्रकार का गाड़ गदेरों के माध्यम से मर डाला हो, उसके बाद हमारे इंजीनियर लगातार जिस प्रकार से हम डिबेट कर रहे हैं घर के अंदर बैठ के, 1 सेकंड के लिए भी बिजली नहीं कटी है, जब इस प्रकार की स्थितियां हैं, तो आप ये सोचिए कि वो किस प्रकार से कर्मचारी बैठ के काम कर रहा है, कि हमारे राज्य के जो नागरिक है, जिनके प्रति हमारा दायित्व है कि जिस प्रकार से उन तक बिजली पहुंचाना। यही नहीं यशी जी, मैं आपको एक बड़ा गंभीर विषय कहना चाहता हूं, आज का विषय नहीं है मगर मैं फिर भी जोड़ के कहना चाहता हूं। हम उत्तराखंड में टिहरी बांध जो बना है, 109 से अधिक वहां पर पूरे के पूरे गांव जल में पूरे के पूरे विलीन हो गए, और पूरी की पूरी एक सभ्यता चलेगी, पूरा का पूरा एक संस्कार वहां पर दफन हो गया। मगर उसके बाद दिल्ली जैसे शहर में, जो इतना बड़ा आबादी वाला शहर है, यहां से जो बिजली उत्पन्न होती है, वो हमने क्या इसी नाते अपने पूरे के पूरे टिहरी को जलमग्न कर दिया कि वहां पर जाके वो फ्री की बिजली बांटे? क्या हमने ये सोचा था कि हम जब टिहरी बांध बनाएंगे कि हम अपना पूरा का पूरा जिस प्रकार से हमारा पूरा वहां से पलायन करना पड़ेगा, एक हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी, हमारे रिश्ते नाते वहां अलग अलग हो जाएंगे? वो दिल्ली आज पूरा का पूरा किस प्रकार से वो एक बार भी हमारी पीड़ा को नहीं समझा, उत्तराखंड के टिहरी वासियों के लोगों की। मैं जब ये आज विषय जल का विषय आया, तो मैं कहना चाहता, और किसी को भी अभी तक इस प्रकार की, यशी जी मैं कहना चाहता हूं कि कहीं ऐसी समस्या नहीं आई है कि कहीं से किसी प्रकार के कहीं भी खाने की आपूर्ति की दिक्कत आई हो, कहीं ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आ रही हो। और एक बात और आई, कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि धारी श्रीनगर के पास जिस प्रकार नहीं, वो कांग्रेस के जो अभी अनिल जी, उन्होंने कहा कि धारी देवी के पास रास्ता खराब हो गया, वहां कोई मशीनरी नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ यशी जी, वही श्रीनगर, अगर बात वही होता है कि कितना अच्छा होमवर्क करके आते हो, उस क्षेत्र के बारे में कितना जानते हो आप। वहीं श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार के द्वारा स्थापित किया गया। अब वो इस चीज से अगर इनको पता ही नहीं है कि वहां पर भी नहीं है, वहां सारे के सारे साधन, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, मान्यवर आप सुन लीजिए, आपने अपने समय पर बोल लेना।
अपने समय बोल लेना, आप अपने समय पे बोल लीजिए। अरे जब बता रहा हूँ, धैर्य मत खोइए, धैर्य मत खोइए। हाँ रुक जाइए, हाँ संसाधन भी बता रहा हूँ आपको। अगर आपको क्या संसाधन है, बता रहा हूँ, रुक जाइए आप, घंटों अरे तक रुक कॉल कर जाइए रहे हैं, आप, कॉल उठा अरे रुक करके बैठ जाइए, जाते हैं। अरे रुक जाइए आप, रुक जाइए। दूसरा ये कह रहे कि हमारी क्या व्यवस्था है उत्तराखंड के अंदर। यशी जी मैं कहना चाहता हूं कि अगर पहली बार अगर 108 लाने का भी काम किया, जिससे कि 3.5 लाख से अधिक, मैं अधिक डेटा बता रहा हूं यशी जी आपको, 3.5 लाख से अधिक प्रसूता महिलाओं की हमने जच्चा बच्चा की जान बचाने की जिस प्रकार से उस समय हमने खंडूरी जी के समय पे ये हमने जीवन दायिनी एक सेवा शुरू करी थी, आज पूरे उत्तराखंड में वो काम कर रही है। चलिए ठीक है सत्यवीर जी, देखिए मैं वापस आती हूँ आपके बाद, मैं वापस आऊंगी, रुकिए जरा सत्यवीर जी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से उत्तराखंड में आपदा आई हुई है उसको लेकर मुख्यमंत्री धामी लगातार अथक प्रयास कर रहे हैं, साथ ही साथ हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए, लेकिन विपक्ष का ये साफ कहना है कि सरकार संजीदा नजर नहीं आ रही है। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं बारिश का खेल जनजीवन हुआ फेल, चौचौ इसी पर मैं विपिन खन्ना जी का रुख करना चाहती हूँ। विपिन जी देखिए, विपक्ष का काम आलोचना करना होता है, ठीक बात है, लेकिन विपक्ष का काम सुझाव देना भी होता है। अगर आपको लगता है कि सरकार उतने पर्याप्त चीज़ें नहीं कर पा रही है तो देखिए, किसी की मदद करना आपदा के समय में मुझे नहीं लगता कि आपकी राजनीति में कोई फ़र्क पड़ जाएगा, या फिर एक इंसानियत के नाते तो हेल्प की जा सकती है ना। तो यहाँ बैठकर आलोचना करने से क्या होगा, सुझाव दीजिए, क्या कर सकती है सरकार, किस तरीके से मदद हो सकती है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ 21 कर्मचारी हैं तो मुझे लगता है आपको ये अवगत कराना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए कि भाई 21 कर्मचारी कैसे पहुँचेंगे वहाँ। यशी जी, उत्तराखंड एक आपदा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। और आपको अच्छी तरह से पता है, जब जब यहाँ पर मानसून आता है तब तक यहाँ पर आपदाएं लगातार आती हैं। इसमें मैं समझता हूँ पिछले जब से उत्तराखंड बना है और प्रदेश सरकार अस्तित्व में आई है, तब से लगातार ये चीजें बहुत ज्यादा ये सूचनाएं आ रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुर्घटना घटित हो रही है। तो हमारा मानना यह है कि जब सरकार को ये पता होता है कि मानसून सत्र मानसून आएगा और यहाँ आपदाएं आएंगी, पहाड़ गिरेंगे, नदियों का बहाव बढ़ेगा, लोगों के घरों में पानी घुसेगा, तो मेरा मानना है कि सरकार को पहले से ही चौकस रहना चाहिए। लेकिन समस्या कहाँ आती है, समस्या यहाँ आती है कि उत्तराखंड की सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, इन लोगों के दिमाग में एक चीज हमेशा रहती है कि आपदा आई और संपदा लाई। इनको ये पता है आपदा आएगी, दिक्कतें प्रदेश के अंदर बढ़ेंगी और केंद्र सरकार से वो मोटा सा पैकेज ये उसके बाद लेकर आएंगे। जिस हिसाब से ये भी आपका अरे मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी, जिस प्रकार से ये आपदाएं आ रही हैं उस हिसाब से ये केंद्र सरकार से मोटा मोटा पैकेज लेके आएंगे। देखिए, अभी हमारे मित्र सत्यवीर जी कह रहे थे कि इन लोगों को ये नहीं पता कि जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं वो क्यों जारी किए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सत्यवीर जी को ये पता होना चाहिए कि ये बरसात है, ये पूरे प्रदेश में एक साथ आई है। यहाँ पर धन सिंह रावत जी का कोई ऐप काम नहीं कर रहा है कि देहरादून में होगी तो टिहरी में नहीं होगी, ऐसा नहीं है। तो हेल्पलाइन नंबर जो आपने जारी किया और आपके पास जो कर्मचारियों की कमी है, इसी बात का मुद्दा हम बता रहे हैं, इसी बात को लेकर हम आगे आपके सामने सवाल उठा रहे हैं कि आपके पास कर्मचारियों की कमी है। और सवाल इसी बात है, कर्मचारियों की कमी क्यों है? क्योंकि आपको पता था कि मानसून आना है और समस्याएं पैदा होनी है, तो कर्मचारियों का इतना टोटा क्यों? कभी आप कहते हैं कि देखिए 24 घंटे बिजली आ रही है, तो मित्र मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये देहरादून है, राजधानी है, यहाँ पर आपके मंत्री भी रहते हैं, यहाँ आपके विधायक भी रहते हैं, यहाँ पे अधिकारी भी रहते हैं। तो यहाँ की बिजली की बात हम नहीं कर रहे, हम उत्तराखंड के पहाड़ों की बिजली की बात कर रहे हैं। कभी आप कहते हैं टिहरी डैम में जो बिजली बन रही है वो दिल्ली जा रही है और दिल्ली में हम बिजली फ्री बांट रहे हैं। तो मित्र हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार के पैकेज लेकर हम बिजली फ्री नहीं बांट रहे हैं। और बिजली फ्री कौन दे रहा है? दिल्ली सरकार दे रही है। तो दिल्ली सरकार को बिजली कौन दे रहा है? आपकी या तो केंद्र सरकार दे रही होगी या राज्य सरकार दे रही होगी। तो उन्हें आप कहिए ना कि बंद कर दें ये बिजली की सप्लाई दिल्ली में। अब आप देहरादून के अंदर आपसे केवल देहरादून शहर नहीं संभल रहा है, आपकी अनिल थपलिया जी, अनिल थपलिया, एक सेकेंड रुकिए भाई विपिन खन्ना जी। विपिन जी, मैंने अभी आपसे कहा कि सुझाव दीजिए, फिर आप आलोचना करने लग गए।
मैंने सुझाव की तो बात अनिल जी, करी मैं है आती हूँ। कि जब पता है कि मानसून आने वाला है तो सरकार को पहले से चौकस रहना चाहिए। अरे तो मैंने मान लिया कि सरकार ने कोई काम नहीं किया, मैं मान रही हूँ, ठीक है, सरकार ने नहीं की तैयारी पहले से, लेकिन अभी आपका क्या फर्ज बनता है कि आप सुझाव नहीं देंगे, आप नहीं काम करेंगे। अगर जिस तरीके से यहाँ पर, और उन्होंने मंत्रियों को बोला, अगर मंत्री उनके नहीं जा रहे, अगर आप चले जाएंगे उनकी मदद करने के लिए, तो क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए ना विपिन जी। हमारी तरफ से जो भी प्रयास पर्याप्त हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हमारे सामने कोई परेशान हो रहा है या कोई समस्या में पड़ा है तो उसकी हम हेल्प नहीं करेंगे, ये बिल्कुल आपकी बात सही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारे केवल प्रयास करने से पूरे उत्तराखंड की अगर समस्याएं हल हो जाएं तो हम प्रयास करने को तैयार हैं। लेकिन रही बात सुझाव देने की, तो सुझाव तो यही है कि पर्याप्त कर्मचारी हो, लोगों की समस्याओं का लगातार हल हो। केवल देहरादून का भ्रमण करने से उत्तराखंड की समस्या हल नहीं होगी ना। ठीक है, अनिल थपलियाल जी, एक सेकंड रुकिए सत्यवीर जी। अनिल थपलियाल जी, मैडम, जैसे अभी जी इन्होंने कहा, अपने प्रवक्ता जी ने बीजेपी के, कि क्षेत्र की पूरी जानकारी रखें, मैं उनके संज्ञान में लाना चाहूंगा। मैं मूल निवासी जनपद रुद्रप्रयाग और पौड़ी से हूँ। शायद जितना भौगोलिक स्थिति को मैं समझता हूँ, मैं वहीं पढ़ा हूँ, वहीं से मेरी सारी शिक्षा दीक्षा हुई है। पहाड़ का मूल निवासी हूँ। मैं 15 किलोमीटर स्कूल भी गया हूँ। मैंने आपदा भी देखी है, मैं पलायन भी झेल रहा हूँ, मैंने बेरोजगारी भी झेली है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए एक एक्शन प्लान होता है, और उस एक्शन प्लान के अंतर्गत हम एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट करते हैं कि ये आदमी ये करेगा, ये आदमी ये करेगा, ये आदमी ये ग्राउंड लेवल पे। आपदा में आपके यहाँ आपदा कोई नई चीज थोड़ी है, ये नई चुनौती थोड़ी है। आप 2 बार, पुनः बोल रहा हूं मैं, आपकी प्रचंड बहुमत सरकार 2 बार आई है। आपने इन 2 बारों में, इससे ज्यादा आपने देखा होगा केदारनाथ में क्या हुआ था इससे पहले, उसके बाद आपको तब भी सचेत नहीं हुए आप लोग। आप ये बताइए, आपने उनको निपटने के लिए आपके पास होना चाहिए था कि ये आपदा प्रबंधन क्षेत्र बहुत ज्यादा ग्रस्त है, इसमें हम आपदा प्रबंधन के कर्मचारियों को जो आपके होते हैं उनको ज्यादा डिप्लॉयड करें, और वहां पे हॉस्पिटल की, खाद्य सामग्री की जो खतरे वाले स्थान है वहां से उन लोगों को हटा के दूर रखें। ये इतने महीने के लिए यहाँ रहेंगे जब तक आपदा, हमारे यहाँ बरसात का मौसम रहेगा, जब तक हमारे यहाँ इस प्रकार लैंडस्लाइड रहेगी। आपने कोई एक्शन प्लान है ही नहीं। जब सडन कोई काम हो जाता है तो तब आप बहस के लिए, तब आप कहने लगते हैं कि आपको पता ही नहीं। तो आपको पता है तो आपने क्या किया, आप ये बताइए ना। आप मेरे 2 प्रश्नों का जवाब दीजिए। ठीक है, आपकी सरकार दूसरी बार, मैडम सॉरी एक मिनट, 2 प्रश्नों का मेरे जवाब दीजिए। आपने आपदा प्रबंधन को अच्छी तरह देखा होगा, झेला होगा, दूसरी बार सरकार है आपकी। आप ये बताइए, अभी तक आपने ठोस नीति क्या बनाई है इसको रोकने के लिए? क्या एक्शन प्लान है आपके पास? ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी। राजेश रस्तोगी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपको आवाज आ रही है क्या? सतवीर सिंह जी से मेरा है जी, रुकिएगा। राजेश रस्तोगी जी, आवाज आ रही है आपको? राजेश रस्तोगी जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। सत्यवीर चौहान जी, देखिए बड़े सारे सवाल हैं जो विपक्षी दल पूछ रहे हैं कि 2 साल से प्रचंड बहुमत की सरकार है आपकी, और हर साल मॉनसून आता है, हर साल बारिश होती है, हर साल इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है। आप पहले से प्रिपेयर क्यों नहीं हैं? आप क्यों पहले से तैयारियां नहीं करते हैं? राजेश रस्तोगी जी शायद हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। 1 सेकंड सत्यवीर जी। राजेश जी सुन पा रहे हैं? राजेश जी की आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही। सत्यवीर जी, अपनी बात को पूरा करिए आप। यशी जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये कोई भी मैं बड़े स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये लोग कोई भी संवेदनशील नहीं है कि जब आपदाएं आती हैं, चाहे हमारी तैयारियां कितना ही हो, वो सारी की सारी धरी की रह जाती है और सारी की सारी धूमिल हो जाती है। मैं आपको 2 उदाहरण इसलिए बताना चाहूंगा कि इन लोगों को थोड़ा समझ में आए। पिछले साल ये ठीक है, ये जो 1 सेकेंड, ये जो स्टेटमेंट सत्यवीर जी आपने अभी दिया, अगर बाय चांस कांग्रेस की सरकार आती है, 1 सेकेंड रुकिए। नहीं सत्यवीर जी, अपने ऊपर भी अप्लाई करके देख लेना चाहिए ना कभी कभी। सत्यवीर जी देखिए, आप विपक्षी दलों के बीच में बोले ना बोले, एंकर को पूरा अधिकार है आपके बीच में बोलने का। मेरी बात सुनिए। नहीं, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी सत्यवीर जी।
आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी सत्यवीर जी। सत्यवीर जी आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। सत्यवीर जी मैं आपको नहीं सुनूंगी अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। सत्यवीर जी आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। सुन रहे हैं आप? मेरी बात सुननी पड़ेगी। ठीक है, आप मत बोलिए। सत्यवीर जी को म्यूट करिए प्लीज। सत्यवीर जी को म्यूट करिए। सत्यवीर जी को म्यूट करिए प्लीज। पैनल से रिक्वेस्ट है। सत्यवीर जी इस तरीके से नहीं हो पाएगा। एंकर को भी आप बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं। एंकर अगर आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा है तो कोई सवाल ही होगा। हम यहाँ पर गप्पे लड़ाने के लिए नहीं बैठे हैं। बहुत ज्यादा गंभीर विषय है जिस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर मेरा सवाल है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। लाइन मिल गई तो आप उस लाइन को चलाओगे। सत्यवीर जी पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात को पूरा करिए। सत्यवीर जी जब आप लाइन करना पहले कंप्लीट कर लीजिए। 5 सेकंड होता नहीं है, फिर एक लाइन होती नहीं है, आप बीच में रोक देते हो। अब सुन लीजिए मेरे साथ, हम स्पष्टता से बात करने वाले पार्टी के लोग हैं, ना कि बीच में हम किसी के बीच में इंटरप्ट करने वाले लोग हैं। सत्यवीर जी देखिए मेरी बात सुनिए। सत्यवीर जी देखिए मैं ना प्रवक्ता नहीं हूँ। सत्यवीर जी मेरी बात सुनिए, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। सत्यवीर जी मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। टोन में मुझसे बात करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा आप। मेहमान की बात को किस प्रकार से सुना जाता है सुन लीजिए पहले। सत्यवीर जी मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या आप इस तरीके की धारणा लेकर बैठने के लिए तैयार हैं कि चाहे जितनी भी तैयारी हो जाए, चाहे जितनी भी हम तैयारी कर लेंगे, वो जो प्रबंधन की तैयारी है वो धरी रहती है। 40 से अधिक जो सत्यवीर जी को म्यूट करिए प्लीज। इस तरीके की बदतमीजी डिबेट में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सत्यवीर जी को म्यूट करिए। आप उत्तराखंड पैनल से रिक्वेस्ट है, सत्यवीर जी को म्यूट करिए। जम्मू कश्मीर की बात छोड़ दीजिए, आप मुख्यमंत्री वहाँ की बात कर रहे हैं। यशी जी अगर आपको नहीं सुनना है तो मत इस प्रकार से व्यवहार मत करिए, या तो सुन लीजिए पहले आप पूरा। सत्यवीर जी आप मेरा स्टेटमेंट क्यों नहीं सुन रहे हैं? सत्यवीर जी आप मेरा स्टेटमेंट क्यों नहीं सुन रहे हैं? एंकर आप है या मैं हूं? एंकर आप है या मैं हूं? मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, अब मैं सत्यवीर जी नहीं सुनूंगी ना। अगर आप मेरी नहीं सुनेंगे मैं आपकी नहीं सुनूंगी। सिंपल सी बात है। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए। उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको पूरे 5 मिनट देती हूँ। मैं दे रही हूँ आपको 5 मिनट, लेकिन मेरी बात तो सुनिए आप। सत्यवीर जी देखिए सवाल सिर्फ इतना है कि आपने कहा कि कितनी भी तैयारियां कर लो प्रबंधन में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है और वो धरी की धरी रह जाती है जब आपदा आती है। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रही हूं कि अगर क्या कांग्रेस की सरकार आती है और अगर उनके समय में भी ऐसी स्थिति होती है तो आप इस बात को समझने की उस टाइम कोशिश करेंगे कि भाई हम जो तैयारी करते हैं वो धरी की धरी रह जाती है, तो कांग्रेस के टाइम में भी ऐसा हो जाएगा। या प्रीवियस जो केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान हुआ 2013 की वो आपदा, तो फिर ऐसे तो कोई दोषी हुआ ही नहीं ना। अब आप अपनी बात को पूरा करिए, 5 मिनट है आपके पास। यशी जी मैं आपको पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जब इस प्रकार की सब याशी जी मुझको बोला राजेश जी की आवाज नहीं आ पा रही है, राजेश जी को म्यूट किया जाए। ठीक है राजेश जी आते हैं। सत्यवीर जी आप कंटिन्यू करें। मैं आपको बता रहा हूं कि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने तैयारी की है, हम हिमालय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। यहाँ पर किस प्रकार अगर बादल फटना है क्या सरकार के हाथ में कि बादल की जो स्थिति होती है कि कब फट जाए बादल, उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां होती है। आपने देखा होगा कि मेघालय में जब होता है आर्मी का कैंप जो कि इतना प्रोटेक्टिव कैंप था, जिसको भौगोलिक दृष्टि से जिस प्रकार से रखा गया था, वो पूरा का पूरा कैंप बह जाता है। 40 के 40 लोग आर्मी के बह जाते हैं और चिनाब नदी में पूरा का पूरा कश्मीर जिस प्रकार से एक तरफ से साफ हो जाता है। उसके बाद भी मैं आपको यशी जी कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से संवेदनशील होकर कार्य कर रहे हैं पूरे के पूरे सरकारी तंत्र को, एसडीआरएफ की और एनडीआर सीधा पहले दिन। अच्छा दूसरा मैं एक आपको चीज और यशी जी बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी जैसे ही केंद्र को संपर्क किया, माननीय प्रधानमंत्री ने खुद मुख्यमंत्री जी से बात करी और यहाँ की स्थिति को जाना। यही नहीं कि बगल से लगते हुए राज्य के बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को जाना। और एक बात उठी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, यशी जी मैं कहना चाहता हूं क्या दिल्ली में बाढ़ की स्थिति है, जो वहां के मुख्यमंत्री है जिनको मैं ये नहीं कहना चाहता जिस प्रकार से मुख्यमंत्री किस प्रकार की संज्ञा दी, क्योंकि मुख्यमंत्री एक संस्था होती है, उसके प्रति एक आदर का भाव होना चाहिए, क्योंकि संविधान के थ्रू वो वहां तक पहुंचा है। मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो लेटर भेजा है उन्होंने केजरीवाल ने भारत सरकार को, वो किस लिए भेजा उन्होंने सरकार, क्या पूरा का पूरा दिल्ली उनसे देवभूमि को बचा लें, दिल्ली को हम बाद में बचा लेंगे।
मुझे लगता है देवभूमि का दंगल है ना ये। हम देवभूमि की बात कर ले, देवभूमि पर के लोगों के जो आपदा आई है उस पर बात कर ले, बेहतर होगा। दिल्ली वाले दिल्ली को समझेंगे। बिल्कुल आप हाँ, अनिल जी, इसके बाद आती हूँ मैं। मगर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये बता दीजिए, जो दिल्ली में विराजमान है उत्तराखंड में तो है नहीं, दिल्ली में किस 2 मिनट और है आपके पास। लेटरबाजी क्यों कर रहे हैं? ट्विटर पे डाला हुआ भी चेक कर सकते हैं कि किसने लिखा है, उन्होंने किस लिए लिखा है। जब भी इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है, बड़े असंवेदनशील तरीके से बात करने को तैयार हो जाते हैं। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं यशी जी, हमारे इस समय पे अगर किसी तरह की भौगोलिक कारणों से अगर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई है, हमने उसके बाद की जिस प्रकार से रेस्क्यू करना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, जिस प्रकार से क्विक वहां पर रिस्पॉन्स होना चाहिए, उस प्रकार से सरकार ने हमेशा काम किया। हमारी सरकार में अगर इस प्रकार की कोई भी स्थिति उत्पन्न हुई है, वहां पर आपको इस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं देखने को मिलेगा जो अन्य सरकारों में देखने को मिला। यही महत्वपूर्ण होता है कि आपने पहले काम किया और उसके बाद किस प्रकार से जो दिक्कतें आई है उसको किस प्रकार से आपने उसको समाधान किया। हम समाधान की तरफ और बढ़ते हैं, हम परेशानियों को और किस प्रकार से डेवलप किया उसकी तरफ नहीं बढ़ते हैं और लगातार उसी तरीके से काम कर रहे हैं। हम अब बात आती है कि अभी कह रहे थे हिमाचल के बारे में क्यों बात करते हैं, क्योंकि हमारी जो पूरी की पूरी जो एक लाइन लगती है टोंस नदी से लगती हुई, वहां पर हमारे रिश्ते नाते हैं, वहां से हमारा आवागमन है। अब वहां से अगर किस प्रकार का हमारा संपर्क टूटता है तो क्या हमें दूसरी सरकार से दूसरे राज्य से हमारा संबंध नहीं है क्या? उस राज्यों से हमारे जिस प्रकार से लोग वहां आते जाते हैं उनकी चिंता करना क्या राज्य सरकार का धर्म नहीं है? यशी जी, बड़ा संवेदनशील होकर बात करनी चाहिए। यहाँ पर मदद की आवश्यकता सभी की होती है। बिल्कुल सत्यवीर जी, हम वही बात कर रहे हैं कि सरकार मदद कैसे कर रही है। संवेदनशील सब है यहाँ पर, कोई संवेदनहीन नहीं है। हम अनिल थपलियाल जी, एक सेकंड सत्यवीर जी, आपके 5 मिनट पूरे हुए। सत्यवीर जी अब रुकिएगा, अनिल थपलियाल जी। जी, अभी मैं सुन रहा था बड़ी गंभीरता से सत्यवीर जी के स्पीच, बहुत अच्छा बोल लेते हैं, बोलना बड़ा अच्छा आता है इनको, बहुत शानदार शब्दों में बोला इन्होंने और तारीफ करूंगा मैं आपके शब्दों का। मैं सत्यवीर जी बता दूं, मेरा बैकग्राउंड भी मीडिया से, 24 साल हो गए मुझे मीडिया में, मैं दैनिक भास्कर से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं आपको बता दूं, शायद ही जितना मैंने छापा होगा भाजपा को उतना किसी ने नहीं छापा है। रोज आपदा में आपने नई योजनाओं का वो दिया है, आपके पास संसाधन। मेरा जो प्रश्न है, मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूं, आप मुझे ये बताइए कि आप, ये नई आपदा है क्या? पहाड़ में उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा आपदा आती है। अनिल जी, वो कह रहे हैं हम कितनी भी तैयारी कर ले, जब आपदा आती है तो वो धरी की धरी रह जाती है, हमें नए सिरे से काम करना पड़ता है। ये किसने, ये धरी की धरी क्यों रहती है? क्योंकि इनके पास एक्शन प्लान नहीं है ना, इनके पास एम्प्लॉय नहीं है। ये आपदा के दौरान संविदा के लोगों को रख देते हैं, दिहाड़ी मजदूरी वाले लोगों को रख देते हैं। आपने 108 की बात की, कहां पे 108 अभी डिप्लॉयड है आपकी? आप ये बताइए, पूरे प्रदेश में है, लेकिन आपदा में कहां पे ऐसे जहां पे आपने 5 एम्बुलेंस तुरंत, अगर लैंडस्लाइड हुई वहां पे 2 दिन लोग फंसे या घर दब गए, पानी का स्लैब आ गया, पानी हो गया, आपने कहां पे किया? कहां पे? आप एक आध गांव के नाम बता दीजिए। अरे आपसे जहां नाक के नीचे शहर है देहरादून, वो संभाला नहीं जा रहा है। 3 आदमी मेरी गाड़ी को गड्ढे से उतार के लाए, अभी ऑफिस से आ रहा हूं मैं, धक्के मार के लाया, 6 फीट का गड्ढा। ये तो आपकी स्मार्ट सिटी है। आपदा की आप बात करते हो, आपदा के लिए आपके पास स्ट्रेटेजी प्लान है क्या? एक्शन प्लान है क्या? वो जानना चाह रहा हूं मैं। तभी तो हम आपको सुझाव देंगे कि ऐसे करके ऐसा होगा, ऐसे करके ऐसा होगा। मैं इसका जवाब दे दूं। इन्होंने, अनिल जी ने कहा कि भाई उत्तराखंड में सबसे ज्यादा आपदा आती है और मेरा बड़ा इस पे बहुत बड़ी स्टडी है, मेरी बहुत बड़ी रिसर्च है, तो मैं इनको स्पष्ट तौर से कह देना चाहता हूं, आसाम और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के, खासकर आसाम एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा आपदा आती है। और कौन सी नदी के कारण आती है? ब्रह्मपुत्र के कारण आती है, जहां की हमेशा कई सौ हजारों बीघों की जमीन चली जाती है, कई गांव खाली करने पड़ जाते हैं। मैं उत्तराखंड की अगर दृष्टि से कहना चाहूं कि, और कह रहे थे कि मैं पहाड़ का निवासी हूं, तो मैं भी पहाड़ का ही निवासी हूं। मैं भी पहाड़ में जाती लगभग मैंने कुमाऊं का और गढ़वाल का लगभग प्रवास सारे कर ही लिया। चाहे पिथौरागढ़ का अंतिम गांव अगर जौलजीवी की साइड कहा जाए तो पसमा एक गांव पड़ता है, वहां तक मैं 2 बार गया हूं। और उत्तराखंड के इस क्षेत्र, हिमाचल के क्षेत्र में, चाहे पिथौरागढ़ के क्षेत्र में मैं लगभग वहां पूरा प्रवास करके आ गया हूं, वहां की स्थितियां देख के। हमारे यहाँ सत्यवीर जी, मुझे 2 ऐसे मंत्रियों के नाम बता दीजिए जो दौरा कर रहे हैं, जो दौरा करके आ चुके हैं या कर रहे हैं। मुझे 2 मंत्रियों के नाम लगातार। अच्छा, दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, कितने यशी जी कितना असंवेदनशील तरीके से बात करते हैं कि लैंड
क्या आपके पास क्या इस प्रकार का डेटा है कि अभी एकदम ही मतलब कोई लैंडस्लाइड तो ऐसा होता है कि हम पूरा स्टडी करके रखते हैं, वो एकदम से वो लैंडस्लाइड हो जाता, पता भी नहीं चलता उसके बारे में? क्या इस प्रकार से तभी कह रहा हूं कि यहाँ की जो स्थितियां बहुत टफ स्थितियां हैं, कब कहां से जो हम सोचते हैं कि यहाँ कभी लैंडस्लाइड नहीं हो सकता, खास कि मैं पहाड़ का व्यक्ति हूं, तो हम जब जाते हैं गांव की तरफ जाते हैं रोडों के माध्यम से, ऐसा लगता है कि क्या यहाँ हुआ ही नहीं, मगर वहां सबसे बड़ा लैंडस्लाइड होकर आ जाता है, वहां रोड साफ हो जाती है। विपिन खन्ना जी, इसके बाद दीपक राय जी आपके पास आती हूँ मैं। विपिन खन्ना जी, स्थितियां वैसी है जिसका कि आकलन करना बड़ा मुश्किल होता है, मगर हमारी सरकार और हमारे यशी जी आपने मंत्रियों की बात करी, तो हमारे जितने भी मंत्री है वो अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं, लगातार स्थिति 2 मंत्री बता दीजिए ना जो अभी गए हो हाल फिलहाल में। अब विपक्ष को जवाब मिल जाएगा अगर आप नाम बता देंगे, तो मुझे लगता है विपक्ष चुप हो जाएगा। सारे मंत्री हैं, सारे कितने मंत्री एक मंत्री का ही नाम, एक या 2 मंत्री का नाम क्यों लूं? मैं तो सिर्फ 2 ही पूछ रही हूँ ना, मुझे सारे नहीं जानने। और दूसरा यशी जी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी 4 धाम की यात्रा चल रही थी, अभी रमेश पोखरियाल निशंक जी जरूर दौरा कर रहे हैं हरिद्वार का। तो मैं अब ऐसा ना यशी जी, हम किसी का कद छोटा करना, किसी का कद छोटा बड़ा करने के लिए यहाँ बैठा नहीं हूं मैं कि किसी मंत्री को बड़ा करूं, किसी मंत्री को छोटा करूं, वो इनकी नजरों में। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। मैं कहना चाहता हूं, अभी गंगनानी में जो 4 धाम की यात्रा करके आ रहे थे, गंगोत्री की यात्रा करके आ रहे थे, एकाएक वहां पर जिस प्रकार से पानी का सैलाब आता है, वो गाड़ियां बह जाती है, रुकिए सत्यवीर जी, रातों रात वहां पहुंचती है, रातों रात उनको सत्यवीर जी रुकिए जरा। विपिन खन्ना जी क्या कहना चाहते हैं? यशी जी, समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं अपनी बात को तो उस बात का जवाब ना देके ये अन्य राज्यों में पहुंच जाते हैं, ये कभी दिल्ली पहुंच जाते हैं, कभी कर्नाटक पहुंच जाते हैं, हिमाचल पहुंच जाते हैं, कश्मीर, आज तो ये मेघालय तक भी पहुंच गए, लेकिन इन्हें उत्तराखंड की समस्याएं जो है नजर नहीं आ रही हैं। उत्तराखंड में इतना बड़ा जो प्रकरण जोशीमठ का हुआ, और जोशीमठ इस समय जोशीमठ के लोगों की सांस अटकी पड़ी है कि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, और केंद्र सरकार मुख्य दर्शक बनकर जोशीमठ की तरफ देख रही है, जबकि राज्य सरकार इनसे 3000 करोड़ रुपए का पैकेज मांग चुकी है। अब तक 3000 रुपए भी शायद केंद्र सरकार ने जोशीमठ के लिए नहीं दिए हैं। तो इतना बड़ा, और अभी भी, बल्कि मैं समाचार पत्रों में देख रहा था कि जोशीमठ में अभी गड्ढे पड़ने शुरू हो चुके हैं, सड़कों पे गड्ढे पड़ने शुरू हो चुके हैं, नई दरारें पड़नी शुरू हो चुकी हैं। तो मेरा मानना यह है कि जब आप देहरादून, जो आप स्मार्ट सिटी बता रहे हैं जनता को, जब आप उसको ही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो फिर प्रदेश का तो शायद भगवान ही मालिक है। अभी आपने इनसे सवाल किया कि 2 मंत्रियों का नाम बताइए जो पहाड़ का दौरा कर रहे हो, जब इनके मुख्यमंत्री ही देहरादून शहर के अंदर बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है इनके मंत्री कहाँ कौन सा दौरा कर रहे होंगे, ये इस बात का जवाब नहीं दे पाए हैं। ठीक है, दीपक राय जी, विपिन जी मैं वापस आती हूँ। दीपक राय जी की बात नहीं सुनी हमने, रुकिए। दीपक राय जी, माफी चाहूंगी, काफी देरी से आपके पास आ रही हूँ मैं। दीपक राय जी, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सत्यवीर जी जो बता रहे हैं उनकी तैयारियां, विपक्ष वो बता रहा है जो तैयारियां नहीं हुई हैं, लेकिन इन सब के बीच मुझे लगता है संवेदनशीलता के साथ इस मसले को हल करना ज़रूरी है। आपदा हर साल आती है और इस तरीके के तबाही का मंजर हम हर साल देखते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि हमने इसके लिए प्लानिंग क्या करके रखी हुई। मुझे लगता है कि अगर आपदा आती है तो हम ठीक है, हम लैंडस्लाइडिंग को नहीं रोक सकते हैं, या कहीं बादल फट गया तो हम उसे नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हमें इतना तो पता होना चाहिए ना कि उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। देखिए, ये जी सबसे बड़ी चीज अभी जो हम बहस कर रहे हैं, जिस बात पे बहस कर रहे हैं, जिसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सॉल्व करेंगे, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष, वो बातें, देखिए कुछ बातें निकल के आती नहीं। अभी जिस इतनी संवेदनशील मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, अभी जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता सरकार में, उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 4-5 दिनों में कहाँ जो है एक तरह से लोग परेशान है, कहाँ सड़कें टूटी है, कहाँ लाइट नहीं है, शायद इस तरह के डेटा पे हम बात करते, सरकार क्या कर रही है उस पर हम बात करते, सही बात होगी। मोदी जी ने धामी जी से बात कर लिया तो समस्या खत्म नहीं हो जाएगी, केवल हेल्पलाइन हम शुरू कर देंगे, समस्या खत्म नहीं हो जाएगी। शायद हम कॉन्क्रीट लेवल पे बात करते, कहाँ समस्याएं हैं, किस किस क्षेत्र में। उन्होंने टोन्स की बात की, हिमाचल से सड़ी सीमा बात, दिल्ली और असम जाने से फुर्सत नहीं ना, तब तो देवभूमि की बात करेंगे।
तो पूरे उत्तराखंड की बात। यशी जी, अब मैं बीच में टोकना चाहूंगा कि आपने भी बोला है, तो क्या आपको एग्जाम्पल के साथ नहीं बताऊंगा जब उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा आपदा आती है? क्या असम का डेटा उन्होंने शेयर किया? क्या मेघालय का डेटा उन्होंने शेयर किया? क्या कश्मीर का डेटा उन्होंने शेयर किया? एक सेकेंड अनिल जी, एक सेकेंड, इसका जवाब मैं सत्यवीर जी आपको देती हूँ। सत्यवीर जी मैं आपको देती हूँ इसका डेटा। सुनिए मेरी बात सुनिए सत्यवीर जी, एक सेकेंड। दीपक राय जी आप कंटिन्यू करिए। जी दीपक राय जी आप कंटिन्यू करिए प्लीज, बाकी सभी को म्यूट करिए जरा। इस तरीके से डिबेट नहीं होती है। सत्यवीर जी जब मैं आपको रोकती हूँ तो प्लीज रुक जाया करिए। अनिल कपलियार जी प्लीज दीपक राय जी को अपनी बात पूरा करने दीजिए। दीपक राय जी, मेरा बताइए, अपना होमवर्क करके आइए। दीपक राय जी आप कंटिन्यू करिए। दीपक राय जी, यशी जी यही है, आज हमारी राजनीति यही है। सत्ता पक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल विपक्ष की बनती है, विपक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल सत्ता पर। जनता को भूल गए हम पूरे। तो सवाल है, आप कांग्रेस को मत बताइए कांग्रेस क्या बोले। उत्तराखंड की खासकर यही विडंबना है। तो लोग रो रहे हैं, लोग खाने के वो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी लोगों के प्रति बनती है। कांग्रेस के प्रति, केजरीवाल जी के प्रति, दिल्ली के प्रति, मेघालय के प्रति नहीं बन रही है। आज जिसके यहाँ लाइट नहीं, जिसके खाने को नहीं, आप पूछिए उससे कि क्या हो रहा है। तो एक्सपेक्ट तो आज हम ये कर रहे थे सत्ता पक्ष से, या तो आपके पास डेटा होता कि कहाँ पे लोगों को रोड टूटे हुए हैं, लोगों को खाने को नहीं है। अब विपक्ष का भी यही एक्सपेक्ट किया जाता है। विपक्ष भी एक सरकार का पार्ट होता है, उनको भी पता होना चाहिए, डेटा होना चाहिए कि हमारे यहाँ इनके पास ये सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। जिम्मेदारी विपक्ष की बनती है। तो सवाल है कि आज हम किसी मुद्दे पे, जनता के मुद्दे पे, चाहे किसी मुद्दे पे, जिम्मेदारी सबकी बनती है, चाहे सिविल सोसाइटी हो, मीडिया हो, राजनीति, सबकी बनती है। लेकिन समस्या जब ठीक से चर्चा ही नहीं करेंगे तो समाधान निकालने की कोशिश कहाँ होगी? तो आप सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर जवाब नहीं पाती। सरकार की जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बिल्कुल डेटा होते एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने से कुछ नहीं होगा, काम करने से काम दिखता है। सत्यवीर जी सुनिए, अब दिल्ली की डिबेट करने के लिए हम अलग से शो करते हैं, अन्य राज्यों की डिबेट करने के लिए हम अलग से शो करते हैं। ये देवभूमि का दंगल है, यहाँ सिर्फ देवभूमि की बात होगी। मेघालय का डेटा लाने के लिए मैं भी गूगल पे सर्च कर सकती हूँ। 1 घंटे के समय में क्या हम मेघालय और दिल्ली पर चर्चा करेंगे? उत्तराखंड की बात हम नहीं करेंगे। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार उस पर काम करेगी और जल्द ही लोगों को मदद भी मिलेगी। माफ कीजिएगा अनिल जी, वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से उत्तराखंड में आपदा आई हुई है। लगातार धामी जी जो है वो भ्रमण कर रहे हैं और दौरा कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है, मंत्रियों को भी निर्देशित किया है कि जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहां पर जाएं और लोगों की मदद करें। हालांकि विपक्ष का ऐसा मानना है कि कोई भी मंत्री देहरादून के आगे नहीं बढ़ रहा, पहाड़ी क्षेत्रों को की अनदेखी की जा रही है। तो ऐसे भी ये देखना होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी कैसे लोगों को मदद पहुंच सकती है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।